नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा आतंकवाद और जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की तेज गति और शांति से आतंकवादी बौखला गए हैं। इसलिए कश्मीर के आम नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। आतंकवादी नहीं चाहते कि कश्मीर के हालात बेहतर हों। जम्मू कश्मीर में बीते गुरुवार को आतंकवादियों ने 2 शिक्षकों की हत्या कर दी। बीते एक सप्ताह में कश्मीर में 7 लोगों की हत्या की गई है। आतंकवादियों ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय सिख और हिंदुओं को खासतौर पर निशाना बनाया है। इस साल आतंकवादी अब तक 25 लोगों की हत्या कर चुके हैं। इनमें से कोई चाट बेचने का काम करता था तो कोई दवा विक्रेता था। बस इनका एक कसूर था कि ये हिंदू और सिख थे। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से 90 के दशक जैसी साजिश रची जा रही है? कश्मीर में टारगेट किलिंग क्यों? सवाल यह भी उठ रहा है कि इन हत्याओं पर मानवाधिकार की बात करने वाले चुप क्यों हैं? अफगानिस्तान के तालिबानी घटनाक्रम के बाद क्या पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की कश्मीर में कोई नई साजिश है? इन्हीं सब सवालों और पहलुओं के साथ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। आमतौर पर जिन सड़कों पर शांति और चहल पहल रहती थी, शुक्रवार को उन पर सिख समुदाय ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक सरकारी स्कूल में आतंकियों के हाथों मारी गई प्रधानाचार्य सुपिंदर कौर की हत्या को लेकर किया गया। शुक्रवार उनका अंतिम संस्कार हुआ। वहीं श्रीनगर के सफाकतल इलाके में 2 शिक्षकों की हत्या के मामले में जम्मू के विभिन्न संगठनों द्वारा रोष व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन किए गए। जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने भी महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास तवी पुल पर प्रदर्शन किया। सुपिंदर कौर और उनके सहकर्मी दीपक चंद के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए गए। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है कश्मीर में, जिसमें यहाँ की लोकल लड़की जो है, यहाँ की रहने वाली कश्मीर की, और वो एक गोलियों का शिकार बनी। पर हम लोग यहाँ पिछले 30 साल से जो कश्मीर के सिख हैं वो यहीं रह रहे हैं, यहाँ के सुख दुख के बिल्कुल साथी रहे हैं। लेकिन अगर हमारे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव शुरू हो जाएगा तो ये सिख लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मुझे डर इस चीज़ का नहीं है, मुझे डर ये है कि हमारी इस ताकत को कोई एजेंसी ऐसा इस्तेमाल न करे कि जो यहाँ के माहौल को बिगाड़ने में उनको फायदा हो। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में 7 अक्टूबर को स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने शिक्षकों पर लगातार फायरिंग कर दी, जिसमें 2 शिक्षकों की मौत हो गई। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पिछले कुछ दिनों में अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कुछ हुई हैं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उनके परिजनों के आंसू जो निकले हैं उसका जरूर हिसाब किया जाएगा, हिसाब ठीक से किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ विस्तृत चर्चा हुई है और मानवता के जो इन दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। 6 अक्टूबर को श्रीनगर में कश्मीरी पंडित कारोबारी ML बिंदरू, गोलप्पा विक्रेता बिहार निवासी वीरेंद्र पासवान और बांदीपोरा में सुमो स्टैंड अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ काम में लगा दी, सिर्फ मेहनत की, सिर्फ कश्मीर के लोगों को सर्व किया, दिन रात सिर्फ ये देखा कि कोई गलती से भी कोई गलत मेडिसिन ना चली जाए, सबकी सेवा की। एंड पे उस इंसान का ये रिजल्ट। और जिसने ये इंसिडेंट किया है उसने पता है क्या किया है? उसने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खुद खोल दिए हैं। ये कश्मीर की लड़ाई नहीं हुई, ये तो आपने उस इंसान को मारा जिसने कश्मीरियों को सर्व किया। तो कैसे ये कश्मीर की लड़ाई होगी?
जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के दौर के खात्मे के बाद कश्मीर की फिजाएं बदल चुकी हैं, लेकिन शायद अमन के दुश्मन आतंकवाद को ये बात रास नहीं आ रही। लेकिन हाल ही की आतंकी घटनाओं के बाद दो बात साफ हो गई है। एक तरफ जहां आतंकवादियों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ लोगों के बीच का सौहार्द बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सेवानिवृत्त मेजर जनरल अश्वनी सिवाच जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आरती टिक्कू जी भी जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आरती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक एसपी वैद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत हम करेंगे आरती जी से। आरती जी, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में एक के बाद एक टारगेट किलिंग कश्मीर में, खासतौर से घाटी में की गई है। कोई व्यक्ति चाट बेचने का काम करता था, कोई व्यक्ति दवा का कारोबार करता था। उनका कसूर ये था कि वो गैर मुस्लिम थे, अल्पसंख्यक जिसे हम कहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो लोग थे। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या 90 जैसी कोई साजिश रची जा रही है? आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, साजिश तो बिल्कुल 90 जैसी है, लेकिन हम ये तुलना नहीं कर पाएंगे कि कश्मीर के हालात या भारत के हालात 90 जैसे हैं। जी। पाकिस्तान को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब तालिबान ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकाला 89 में, और आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो अमेरिका की बदौलत पाकिस्तान को मिले, उन्होंने बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन कश्मीर भेजे, मुजाहिदीन कश्मीर भेजे। वो रिपीट हुआ इस बार जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो छोड़ के गया अफगानिस्तान में, और वो हिंदुस्तानियों के सीनों के लिए उन्होंने छोड़ दिए जी। और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जो है, उनको लग रहा है कि दोबारा से उनको वो मौका मिला है कि जब वो कश्मीर को लहूलुहान करेंगे, भारत को लहूलुहान करेंगे। लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात ये है कि आज 2021 है। 2021 और 1990 की तुलना मत कीजिए, क्योंकि आज भारत जो है वो पावरफुल है, उसकी आवाज जो है बुलंद है जी। और सबसे बड़ी बात, भारत के लोग जाग गए हैं। भारत के लोग अब वो नहीं होने देंगे जो 1990 में हुआ। 1990 में मेरा समुदाय, कश्मीरी पंडितों का समुदाय, वहां से सफाया हुआ कश्मीर में हम लोगों को टारगेट किया गया, सिलेक्टिवली टारगेट किया गया, और हम लोगों के जो लीडर्स थे, हम लोगों के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, हम लोगों के डॉक्टर्स थे, कोई भी था, हम लोगों के लोग मारे गए। आज की डेट में अगर किसी को ये गलतफहमी है कि कश्मीर में जो अल्पसंख्यक है, जो कश्मीर के इंडिजिनस जो एबॉर्जिनीज है, उनका सफाया होगा, या किसी को गलतफहमी है कि दोबारा से एक एक्सोडस होगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। भारत इसका जवाब देगा और भारत के लोग इसका जवाब देंगे। पर एक बात मैं और भी कहूंगी कि कश्मीर के मुसलमानों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1990 में हाँ, सब लोग मारे जा रहे थे, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, लेकिन सबसे बड़ा जो विक्टिम था वो कश्मीरी पंडित था। आज की डेट में भी कश्मीरी पंडित्स पे अटैक हो रहे हैं, सिख्स पे अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, और मैसेज साफ है कि जो भारत की बात करेगा कश्मीर में, वो यहाँ नहीं रह पाएगा, उसको मार डालेंगे। पर मैं ये कहूंगी कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं, जो आज भारत का झंडा उठा रहे हैं, जो भारत के संविधान पे शपथ ले रहे हैं, जो अपने आप को मेयर कहते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लड़ना चाहते हैं इलेक्शंस, उनको आगे होके इसका डट के मुकाबला करने पड़ेगा। जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट होने चाहिए पाकिस्तान और इन आतंकवादियों के खिलाफ। बिल्कुल, हर कोई वो व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होगा जो शांति चाहता है, विकास चाहता है, जिसे देश की एकता, अखंडता में भरोसा है, विश्वास है। मेजर जनरल अश्वनी जी, आप कैसे देखते हैं जो टारगेट किलिंग की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और ये लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है, आखिर क्यों?
देखो मनोज, इसमें दो चार कारण हैं। देखो, एक तो ये है कि जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है तो आतंकवादियों को थोड़ा सा हौसला बुलंद हो गया पूरे वर्ल्ड में, और स्पेशली इस रीजन में, साउथ एशिया में। और अब जो कश्मीर घाटी की सिचुएशन है, अगर आप देखें आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेट होने पे अभी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा नॉर्मल आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर पंचायत इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, वहाँ पर जो टूरिज्म था रिकॉर्ड टाइम का था। इसके बाद NIA ने ये जो पैसा हवाला मनी आता था हुर्रियत को, उनको बिल्कुल चोक कर दिया, पत्थरबाजी बिल्कुल बंद होगी। साउथ कश्मीर में किसी हद तक ये जो रेडिकलाइजेशन थी उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ा, और हुआ क्या, पूरा माहौल चेंज हो गया। पूरा माहौल जम्मू एंड कश्मीर में एक डेवलपमेंट की तरफ जाने लग रहा था, जहां पर आपके होटल आने लगे थे, नई नई इंडस्ट्री आ रही थी। और ऐसे में अभी क्या हो गया है कि जो ऑल आउट ऑपरेशन था वो काफी सक्सेसफुल था। उसके कारण जो अभी 100 से 125 के करीब ही आतंकवादी रह गए थे, और ऐसे में इनके पास जो इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो न रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के जो लीडरशिप थी उनको खत्म कर दिया गया था, और 3-4 महीने में बहुत कम इन्फिल्ट्रेशन हुई है, स्पेशली फरवरी के बाद जब से सीज फायर हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है कि वहां से प्रेशर आ रहा है ISI का, पाकिस्तान आर्मी का, कुछ करें, आपको कुछ ना कुछ किलिंग करनी है, मगर उनके अंदर भी काबिलियत नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, वो सिक्योरिटी फोर्सेज को फेस नहीं कर सकते। तो ऐसे में इन्होंने एक नया जो हाइब्रिड वारफेयर जो के बारे में बातचीत की है, सॉफ्ट टारगेट को लो आप, जिसके लिए आपको पिस्टल की जरूरत हो, जिसमें आप लोगों के साथ छुप सकते हो, जिसमें आपको OGW और स्लीपर सेल मदद करें। तो एक ये नया माहौल के साथ किलिंग कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अब वो जो उसकी तुलना 1990 के लिए बिल्कुल नहीं। भारत बदला हुआ भारत है, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट अंग है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और जिन्होंने ये किलिंग की है, मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में उनको टारगेट कर दिया जाएगा। मेरा एक ही सुझाव है कि अभी जो हम साउथ कश्मीर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे, जहां पर आतंकवाद की घटनाएं हो रही थी, तो ये श्रीनगर को छोड़ दिया था। उसके अंदर हमारा सिक्योरिटी ऑपरेटर था, मगर इसलिए क्योंकि वहां पर लोगों को परेशानी होगी, इसलिए ज्यादातर सिक्योरिटी जो कॉर्डन सर्च नहीं था। अब फोकस करना पड़ेगा वहां पर, उनको ये जो आतंकवादी जो माहौल खराब करना चाहते हैं उनको भी टारगेट करके एक प्रकार से करें। और मैं ये कहूंगा कि ये जो 100 से 150 के करीब आतंकवादी रह गए हैं, जिस प्रकार से हमारा ऑल आउट ऑपरेशन चला हुआ है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये 1 से 2 साल में इनका खात्मा हो जाएगा। वो कहते हैं जब दीवा बुझने वाला होता है तो ज्यादा फटफटाता है, तो यही है। एक आतंकवादी मारा जाएगा जो भी इस तरह निर्दोषों की हत्या करता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है। SP वैद्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि टीचरों को निशाना बनाना, आतंकवादी टीचरों को सरेआम मार दे रहे हैं, आम आदमी की हत्या कर रहे हैं, खास तौर से टारगेट किलिंग की जा रही है, आखिर क्यों? आप इसे कैसे देखते हैं? आप जम्मू कश्मीर के पुलिस के पूर्व महानिदेशक हैं, कई बड़े ऑपरेशंस आपने किए हैं, ये कौन सी साजिश है इसके पीछे? मनोज जी, देखिए, जहां तक टीचर्स का सवाल है, कश्मीरी पंडित टीचर्स की कश्मीर में बहुत इज्जत है, और कश्मीर का आम आदमी अगर किसी चीज को मिस करता है वो ये है कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन और टीचर्स का वहां ना होना जी। तो आम आदमी तो इससे मैं कहूँगा वो इनको बहुत चाहते हैं। इसी तरह मिस्टर बिंद्रू की अगर बात करें, जो वहाँ केमिस्ट जो की शॉप चलाते थे, फेमस दुकान थी, और हर किसी को भी ऑथेंटिक मेडिसिन चाहिए थी तो उस हर आदमी उन्हीं को कांटेक्ट करता था। लेकिन जो टेररिस्ट हैं या ISI जिनको चलाती है, उनका तो एजेंडा बहुत क्लियर है। ये क्लासिकल हार्ड लाइन इस्लामिस्ट टेररिज्म है, और इसके टारगेट पे बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि हर वो जो चाहे सिख हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे दूसरा कोई हिंदू हो, माइनॉरिटी हो, इवन मुझे एप्रीहेंशन है कल को शियास को टारगेट जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किया जाता है जाएगा, क्योंकि ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। और
इसमें मैं अपने पहले दोनों पैनलिस्ट से बिल्कुल एग्री करता हूं, आरती जी से भी और जनरल साहब से भी, कि एक तो ये कोशिश पार से की जा रही है। इसको देखिए, चाहे एग्जीक्यूट इसको आईसिस करे, वो क्लेम करे या टीआरएफ क्लेम करे, लेकिन इसको पीछे से हैंडल किया जा रहा है आईएसआई की डायरेक्शंस पे, और उन्होंने रणनीति में बदलाव लाया है। और ये एक कोशिश है कि हम 1990 जैसा हालात पैदा करें, जो मुमकिन नहीं। आज का कश्मीर, आज का भारत कंप्लीटली बदला है। उस वक्त हमारी बॉर्डर, एलओसी, आईबी फेंस नहीं था, हमारा सिक्योरिटी ग्रिड इतना मजबूत नहीं था। आज वो सारी चीजें हैं। आज पाकिस्तान को ये भी बुखलाहट हुई है कि 370 हटा, उसके बाद देखिए पत्थरबाजी के जो इंसिडेंट थे कितने कम हुए। ऑपरेशन ऑल आउट, जो मैं वहाँ डीजीपी था 16-17 में, तो हमने स्टार्ट किया था फौज और सीआरपी के साथ। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। लीडरशिप एलिमिनेट हुई है, बहुत ज्यादा कार्डर्स इनके खत्म हुए हैं। इनको इवन जो AK-47 का रिप्लेनिशमेंट करना होता है, उनको जो पकड़े जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, उसको एम्यूनिशन चाहिए, उनको नए हथियार चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पे टाइटनिंग हुई है। तो इस सब की बुखलाहट से, इधर से 370 हटने से हालात नॉर्मल हो रहे हैं। साथ साथ आपने पंचायत की इलेक्शंस करवाई, डीडीसीज की इलेक्शन करवाई, आप इन्वेस्टमेंट आ रही है, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, टूरिज्म इतना पिकअप कर रहा है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर बुखलाहट ला रही है आईएसआई हैंडलर्स की। और वो इस नई रणनीति से, क्योंकि जिस तरह के ये हादसे हुए हैं, वो उसमें आपको बहुत ज्यादा टेररिस्ट रैंक्स नहीं चाहिए। आपको 2-2-3 के ग्रुप, अगर 5-4 ग्रुप आपने बना लिया और उनको पिस्टल्स देनी है, छोटे हथियार देने हैं, और उनको आप पूरे कश्मीर में पैनिक फैला सकते हो। क्योंकि आप देखिए इससे कितना टेरर, जो क्लासिकल टेररिज्म है, लोगों में खौफ, दहशत फैलाना, वो इसका असर इमीडिएटली आता है। और बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आर्मी की बात करूं, अर्धसैनिक बलों की बात करूं, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूं, तो पिछले 2 सालों में करीब 300-400 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, और आगे भी इस तरह के ऑपरेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के विकास की बात की जाए, क्योंकि विकास 370 हटने के बाद पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम किया है, वो भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों को खल रहा है, क्योंकि जनता शांति और विकास के साथ जम्मू कश्मीर में रहना चाहती है। विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम केंद्र सरकार ने किए हैं। मसलन आजादी के 70 साल बाद 370 को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने एक देश, एक संविधान और एक निशान लागू कर दिया। धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में रोजगार और खुशहाली की एक नई शुरुआत हुई है। 31 मार्च 2021 तक केंद्रीय सहायता के रूप में राज्य को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2015 को श्रीनगर में 80,000 करोड़ से अधिक रुपए के पैकेज की घोषणा की। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। उज्ज्वला योजना, डीबीटी, सौभाग्य और कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू हो चुकी हैं। 2022 से पहले जम्मू कश्मीर के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य ऐसा है जहां हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। हिंदी और अंग्रेजी को उर्दू और डोगरी के साथ आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है, जिससे कार्य और सुगम हुआ है। जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, बिना एक भी गोली चले ये चुनाव हुए, और आज सभी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित होने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। रेल, सड़क और पर्यटन आदि से संबंधित विकास की कई योजनाओं पर काम हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से जनता शांति और विकास के साथ जीना चाहती है, लेकिन आतंकवादी ये नहीं चाहते। आरती जी, विकास के मैंने ये आंकड़े, विकास के ये योजनाएं मैंने इसलिए बताई कि केंद्र सरकार ने
भारत सरकार ने कितना काम जम्मू कश्मीर में किया है। और हमने देखा भी, जो राज्य की जनता है उसने शांति और विकास को गले लगाया, लेकिन विकास की ये बातें आतंकवादियों के गले नहीं उतर रही हैं, वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, विकास तो पहले से ही होता आ रहा है और ये नहीं हम कह सकते कि पहले विकास नहीं था। अगर आप 1998 की भी बात करें तो जम्मू कश्मीर बाकी प्रदेशों से बहुत आगे था। तो विकास की बात नहीं है, प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। प्रॉब्लम है कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने चार जंगें लड़ी है जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए। पिछले 30 साल से वो लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं कश्मीर में, क्योंकि उनका 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का। उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिया को नफरत करने की है। पाकिस्तान की जो नफरत है वो समझ में आती है, लेकिन कश्मीरी पंडित को, सिखों को टारगेट करना घाटी में, ये कौन सी रणनीति है? देखिए, ये रणनीति बिल्कुल साफ है कि 1947 से लेकर अभी तक वो जेएंडके को हथियाना चाहते हैं और इसके लिए वो ये जताना चाहते हैं कि कश्मीर जो है होमोजेनस है। डेमोग्राफिक चेंज अगर पिछले 70 साल में आया जेएंडके में, वो कब आया? वो 1990 में आया, जब उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ा। आज अगर ये जो बात करें 370 हटने के बाद, इन लोगों ने काफी ज्यादा ड्रामा किया, इमरान खान से लेकर जनरल बाजवा ने, और जितने भी इनके स्टूजेस हैं, सईद अली शाह गीलानी जो अब मर चुके हैं, और उनके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है वो मसरत आलम है, तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन वहां से बैठ के कई सारे मेरे ऑफिशियल सोर्सेज के अनुसार मैं कहूंगी कि वहां पर भी वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि 370 इसलिए हटाया गया क्योंकि जेएंडके को जो है वहां डेमोग्राफिक चेंज हो, और मुसलमान जो है वो उनकी जो मेजॉरिटी थी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को, वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए 370 को हटाया गया। लेकिन कोई ये जवाब नहीं देता कि पिछले 70 साल में अगर डेमोग्राफी चेंज हुई है जम्मू कश्मीर की, वो किसकी हुई है? कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाला गया। और सिखों को भी इसीलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी जो है, एक नेचर जो डेमोग्राफी का है वो वैसा रहे, ताकि पाकिस्तान जो है पूरा जिहाद जो चला रहे हैं वो पिछले 30 साल से, वो वहां चलाते रहे, कश्मीरी मुसलमानों को रेडिकलाइज करे। कश्मीरी मुसलमान बच्चे जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जिहाद सिखाए जैसे कि अपने पाकिस्तान में कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए शिक्षकों को भी आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रही है। आतंकवाद के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। अश्वनी जी, बात में मानवाधिकार की जो बात करते हैं उनकी करना चाहूंगा, क्योंकि जब पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, हमारे जवानों पर पत्थर फेंके जाते हैं, तब मानवाधिकार की बात बहुत होती है कि सेना कार्रवाई क्यों करती है, पुलिस कार्रवाई क्यों करती है। आज कश्मीर का आम निर्दोष व्यक्ति आतंकवादियों के हाथों मारा जा रहा है। यह मानवाधिकार की बात करने वाले लोग खामोश क्यों? हाँ बिल्कुल, देखो मनोज, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक निहत्थे आदमियों को 92 साल के जो मक्खन लाल बिंद्रू थे उनकी हत्या करना, एक स्त्री को मारना और माइनॉरिटीज को टारगेट करना, ये कौन सा एक बहादुरी का पक्ष है? और ये इससे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन क्या हो सकता है? और मैं कहता हूं कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है कश्मीर घाटी की, वो रोड पे आनी चाहिए, उसको एक प्रकार से इनके अगेंस्ट आके दिखाना चाहिए कि वो आज कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख के साथ हैं। ये करना बहुत जरूरी है। क्यों इनको आइसोलेट करो? ये जो आतंकवादी हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं और ये जो स्लीपर सेल हैं, इनको आप एक प्रकार एक्सपोज करो। देखो अभी जो ऑल आउट ऑपरेशन हो रहा था मनोज, इसके अंदर ज्यादा सक्सेस इसलिए मिली थी कि आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो थे लोकल आदमी दे रहे थे, टेररिस्ट को नहीं चाहते वो। तो ऐसा ही माहौल जो आ रहा है उसको आगे करें। मैं एक ही बात बताऊंगा मनोज, जो हमें
अभी थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो 7 से लेके 10,000 के जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो तालिबान के कंधे से कंधा मिला के अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, अब वो फ्री हैं और वो जैसे मुजाहिदीन आए थे 1990 में, अब उनको पंप इन करने की कोशिश करेगा। तो ये मैं एक ही चीज कहूंगा मनोज, इसके लिए हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बड़ा पुख्ता है, मगर हमें इसका ध्यान रखना है। और इस्लामिक स्टेट खोरसन जो है वो हमारे केरला जैसी स्टेट में प्रॉब्लम डाल सकता है, तो क्योंकि वहां रेडिकलाइजेशन हुआ है, इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। पर अगर हम देखें ऑल आउट ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल है। आने वाले समय में ये जो आतंकवादी जिन्होंने ये निचोड़ी घटना की है, इनको मुझे लगता है खात्मा कर दिया जाएगा। ये एब्रेशन है, इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। वैद जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा क्योंकि बार बार बात इस बात की होती है, तालिबान का अफगानिस्तान में आना, कश्मीर और जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हैं उनके हौसले बुलंद होना, और उसी का असर कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। इसका काउंटर कैसे? देखिए मनोज जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई डिसएग्री नहीं करता कि जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका तालिबान के टेक ओवर अफगानिस्तान करने से मनोबल बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का बहुत मनोबल बढ़ा है। वो सोचते हैं कि हमने दुनिया को फतह कर लिया, 2 सुपर पावर को हरा दिया। और मैं जनरल साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं, जो 8-10 हज़ार टेररिस्ट जो तालिबान के साथ वहां लड़ रहे थे वो फ्री हो गए। आईएसआई जरूर कोशिश करेगी उनको डाइवर्ट करने की इस तरफ, क्योंकि वो वैसे भी जैश और लश्कर से ताल्लुक रखते हैं और वो कश्मीर में प्राइमरीली ऑपरेट करते हैं। और जो सोफिस्टिकेटेड वेपन, जो ड्रोन्स, जो बाकी इक्विपमेंट, इतना आपने सबने टीवी में देखा जो अमेरिका वहां छोड़ के गया है, उसको मुझे ये समझ में आता है कि आईएसआई कोशिश करेगा वो तालिबान से डाइवर्ट करने की, तो ये जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर और जैश की तरफ, और इधर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। कितना कामयाब होगा मैं नहीं कहता, लेकिन हमें इसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी करनी है। मैं बहुत संक्षेप में जी, वो ये है कि एक जो इकोसिस्टम कश्मीर में बना हुआ है, जो तालिबान जो टेररिस्ट को मदद करता है, आफ्टर ऑल टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं तो कहीं पनाह लेते हैं, कहीं, उस इकोसिस्टम को तोड़ना बहुत जरूरी है। और अभी हमें सिर्फ 317-35 हटाना एक पहला कदम था, और भी बहुत सारे कदम लेने की जरूरत है ताकि ये इकोसिस्टम को हम तोड़ पाएं। तो उसमें मैं जोर दूंगा। दूसरा, जो राष्ट्रपति फ्रांस के मैक्रोन साहब ने एक रणनीति के तहत उन्होंने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की अपने मुल्क में, मैं समझता हूं आज वक्त आया है, कश्मीर में नहीं पूरे भारत में उसकी जरूरत है। आप देखिए केरला, बंगाल, यूपी, बहुत सारी जगहों पे आपको रेडिकलाइजेशन, आपके सैकड़ों स्कूल कश्मीर में ये जो मदरसा चलते हैं, हजारों पूरे इंडिया में चलते हैं। क्या कोई देखता है उनमें वाकई धार्मिक पढ़ाई हो रही है, इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, या वहां वो टेररिस्ट पैदा कर रहा है? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वैद जी ये भी, लेकिन आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न मंचों से इस बात को दुनिया के सामने रखा भी है। वैद जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी, अश्वनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।